तो चलो आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द लेसन देखते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मटेरियल्स को उनके मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पे 3 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, है ना। तो ये टाइप कैसे कैसे आते हैं, क्यों डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या है, पैरा और फेरो की प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सभी चीजें हमको यहां पे देखनी है बेसिकली, ठीक है ना। जैसे कोई भी सब्सटेंस आप लेते हो, कोई भी मीडियम आप लेते हो, सब्सटेंस बोलो, मटेरियल बोलो या फिर मीडियम, तीनों का मतलब सेम है। तो कोई भी मटेरियल जब आप लेते हो और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो जरूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस, हर एक मटेरियल सेम तरीके से बिहेव करेगा। किसी में अच्छा मैग्नेटाइजेशन होता है, किसी में मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होता, है ना। तो जिनमें बहुत अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होता है, बहुत अच्छे से मोमेंट आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। जिनमें मैग्नेटाइजेशन आता तो है लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म इतना बहुत ज्यादा नहीं, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म या फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, व्हाटएवर, तो कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो भी तो भी उनके अंदर मोमेंट आता ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड का उनके ऊपर कुछ असर ही नहीं होता, और असर हुआ भी तो उनमें जो मोमेंट आता है तो वो थोड़ा सा हल्का सा मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। अपोजिट मतलब वो अट्रैक्ट होने की वजह हल्के से रिपेल होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का या तो उनके ऊपर असर नहीं होता, या फिर हुआ भी तो उल्टा असर होता है, मतलब अट्रैक्ट होने की वजह वो रिपेल होने लगते हैं थोड़ा सा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं डाईमैग्नेटिक मटेरियल्स, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना। तो 3 कैटेगरी में जनरली हम लोग मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, बराबर। डाईमैग्नेटिक मैग्नेटाइज नहीं होते, और मैग्नेटाइज हुए तो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, हल्के से रिपेल होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट आता है मतलब रिपेल होना, और सेम डायरेक्शन में मोमेंट आना मतलब अट्रैक्ट होना, ठीक है। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर अच्छे से मैग्नेटाइजेशन होता है, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कोई भी, ये अगर मान के चलो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, अभी आपको समझने के लिए बहुत बड़ा बड़ा निकाला है डायग्राम, है ना। कोई भी सब्सटेंस एटम्स से बना रहता है, देखो ये लाल लाल मैंने एटम्स निकाले हैं, एटम्स बोलो या फिर मॉलिक्यूल्स बोलो, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डाईमैग्नेटिक में क्या होता होगा। अभी हमने इसी यूनिट में शुरुआत में ही देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आता है, मोमेंट आता है कि नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना, EV/2, इतना मैग्नेटिक मोमेंट आता है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेन में घूम रहा है उस हिसाब से उस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रहेगी। अभी आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, हर सब्सटेंस एटम्स से बना हुआ है, और एटम के अंदर एक एटम लेते हैं आप लोग तो उसका s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में 6, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास रहते, सभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते रहते, मतलब सभी का मोमेंट ऐड होके कोई भी सब्सटेंस के एटम के ऊपर एक नेट मोमेंट रह सकता है, रह सकता है कि नहीं रह सकता है। कोई भी जो मटेरियल का एटम है, कोई भी एटम ले लो, उस एटम के ऊपर क्या आ सकता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। किसकी वजह से आ सकता है, क्योंकि एटम के अंदर क्या रिवॉल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स के मोमेंट छोटे छोटे ऐड करके उस एटम के ऊपर नेट मैग्नेटिक मोमेंट रह सकता है। जैसे देखो उधर डाइलेक्ट्रिक में देखा था, पोलराइजेशन के समय हमने एटम मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कंसीडर किया था, देखो छोटे से डाइपोल की तरह। वैसे ही यहां पे भी हम लोग कोई भी सब्सटेंस के एटम के ऊपर हल्का सा मोमेंट आ सकता है, किनकी वजह से, ये जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उनकी वजह से, बराबर है। मतलब यहां पे भी हम लोग सब्सटेंस के एटम को मैग्नेटिक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकते, है ना, छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस में ना
डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह हो गया, है ना, उनके एटम के ऊपर या फिर उनके मॉलिक्यूल के ऊपर जनरली एटम्स के ऊपर मोमेंट रहता ही नहीं है। देखो मैंने कुछ भी नहीं दिखाया इनके एटम के ऊपर, है ना। जनरली डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके एटम्स के ऊपर नेट मोमेंट रहता ही नहीं है ना। ये जो एटम्स है उनके ऊपर नेट मोमेंट रहता ही नहीं है। तो इसको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते भी हो तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर है। और कुछ थोड़े बहुत अगर मोमेंट यहां पे आया भी, मान के चलो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा इस प्रकार से, तो एक दो थोड़े से एटम्स में मोमेंट आया भी तो भी उल्टी दिशा में आता है। देखो ये मोमेंट उल्टी दिशा में आ जाता है ना। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इधर जा रहा है, मतलब ये क्या होते हैं, हल्के से रिपेल होते हैं, है ना। हर एक एटम में आएगा ऐसा नहीं है, बहुत कम एटम्स में अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट जनरेट हो सकता है। तो ऐसे जो सब्सटेंसेस है उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। क्या क्या प्रॉपर्टी है इनकी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की? कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इनमें मोमेंट जनरेट होता है क्या? नहीं होता। क्यों जनरेट नहीं होता? क्योंकि ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एटम्स के ऊपर पहले से मोमेंट रहता ही नहीं है। मोमेंट रहेगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, मोमेंट ही नहीं है उनके एटम के ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होगा, है ना। हमने देखा था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हो, इलेक्ट्रिक डायपोल रखते हो मतलब ये सब बार मैग्नेट रखते हो, मतलब जिसमें मोमेंट है, तो ये बार मैग्नेट बोलो या फिर ये मोमेंट ऐसे रोटेट होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इनके एटम्स के पास मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, है ना, ये जो एटम्स है ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम ही नहीं कर रहे, तो कुछ असर होगा क्या है बाहर के मैग्नेटिक फील्ड का? नहीं होगा। तो इसलिए उनमें मैग्नेटाइजेशन जनरली नहीं आता, और थोड़ा बहुत आया भी तो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में आता, मतलब वो रिपेल होते हैं। कौन से एग्जांपल्स है ना, जैसे अभी मैंने बताया हाइड्रोजन गैस वगैरह, ये है डायमैग्नेटिक के एग्जांपल्स, ठीक है। दो दो एग्जांपल्स हर एक सब्सटेंस के, हर एक इसके आपको याद रखना है डिफरेंस में, है ना। इनका डिफरेंस काफी काम का है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक या फिर डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना। तो वो प्रॉपरली डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डायमैग्नेटिक के बाद आता है हमारा पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। और जैसा मैंने बताया कि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों अच्छे से मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है ना। दोनों सब्सटेंसेस को अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखे, मान के चलो ये पैरा है और ये फेरो है, तो दोनों को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उनमें नेट मोमेंट आता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में मान के चलो थोड़ा सा जो नेट मोमेंट आता है, ठीक है ना। लेकिन सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर फेरोमैग्नेटिक को सब्सटेंस को रखे तो इसके अंदर भी नेट मोमेंट आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा आएगा इसके मुकाबले। मतलब पैरामैग्नेटिक में भी नेट मोमेंट आता है इन द डायरेक्शन ऑफ, है ना। ये हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो दोनों को हमने सेम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, ठीक है ना। तो इसमें भी नेट मोमेंट जनरेट होगा, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाले भी सब्सटेंस में नेट मोमेंट जनरेट होगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होते हैं और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी मैग्नेटाइज होते हैं। मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन पढ़े ना हमने, नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होते हैं। मतलब सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखो भी तो भी इसके अंदर अगर नेट मोमेंट 10 का आया तो इसके अंदर नेट मोमेंट 1000 का आ सकता है। इतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर। तो पैरा, है ना, और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में वो अट्रैक्ट होंगे, रिपेल नहीं होंगे, है ना। मैग्नेट स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट नहीं जाएंगे, वीकर टू स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएंगे, ठीक है ना, अट्रैक्ट होंगे वो, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज होता है, फेरोमैग्नेटिक भी मैग्नेटाइज होता है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक और पैरा में क्या फर्क है कि फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाता है उसके अंदर, है ना। और एक चीज, ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, ये कभी कभी परमानेंट मैग्नेट भी बन सकता है।
अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाए ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सीधा सीधा मैग्नेट भी बन सकता है। उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी वो अभी परमानेंट मैग्नेट बन गया। ऐसी चीज आपको पैरामैग्नेटिक में देखने को नहीं मिलती। आप कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहां पे लगाओ, पैरामैग्नेटिक के ऊपर कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए कि वो वापस अपना बेचारा नॉर्मल इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक का ऐसा नहीं है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना, और थोड़ी देर रखे उसको, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे और फिर मैग्नेटिक फील्ड को हटा भी दिए, तो वो सब्सटेंस अभी खुद एक मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट। जैसे याद करो, आपल्या घरी त्या टाचण्या असतात छोट्या छोट्या, है ना, वो टाचनियाँ चुंबक पे चिपकी रहती है सालों साल, तो चुंबक निकाल भी दिए तो भी एक टाचनी दूसरे टाचनी को ऐसे, एक निडल दूसरी निडल को ऐसे चिपक जाती है। क्योंकि वो भी मैग्नेट बन गई, बराबर है। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होते हैं, है ना। लेकिन फेरोमैग्नेटिक बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैरामैग्नेटिक का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। क्या होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में? नॉर्मल सब्सटेंस की तरह ही, ये देखो, मान के चलो ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और ये है इसके एटम्स, ठीक है। तो अभी हर एक एटम के ऊपर एक एरो दिख रहा है आपको। डायमैग्नेटिक में ऐसा एरो नहीं दिखाया था मैंने, क्योंकि डायमैग्नेटिक की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके एटम के ऊपर कुछ भी नेट मोमेंट आता ही नहीं था। नेट मोमेंट ऑन द एटम ऑफ द डायमैग्नेटिक वाज जीरो, ठीक है ना। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक का हर एक एटम या फिर हर एक मॉलिक्यूल जो है ना, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अभी मैंने शुरुआत में बताया था, हर एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते, तो घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मोमेंट ऐड होते हैं। तो सभी एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट ऐड होके उसके एटम के ऊपर एक नेट मोमेंट आता है, जिसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना। तो आपको समझने के लिए कैसे देखो, 3-4 एटम्स दिखाए हैं, ऐसे तो लाखों एटम होंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अगर है, ठीक है, तो उसके अंदर ये देखिए उसके एटम्स, हर एक एटम के ऊपर छोटा छोटा मैग्नेटिक मोमेंट है। मतलब हर एक एटम किसकी तरह काम कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है, छोटे से डाइपोल की तरह, है ना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था उधर, है ना, HCl मॉलिक्यूल, वैसे ही इधर मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ना। लेकिन ये एटम के है ना, ये जो एटम्स है, फिलहाल अभी बाहर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है क्या मैंने यहाँ पे? फिलहाल इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, ठीक है ना। तो ये जो एटम्स है इसका मूवमेंट इधर जा रहा है, रैंडम डायरेक्शन में रहते हैं। ये सभी जो एटम्स के मूवमेंट रहते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो नेट मोमेंट जो इसके अंदर पहले से रहेगा वो कैसे रहेगा? सॉरी, नेट मोमेंट जो इसके अंदर रहेगा वो रहेगा जीरो, ठीक है ना। भले ही हर एक एटम के ऊपर मोमेंट है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, लेकिन इनकी डायरेक्शन रैंडम है, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से पहले अगर इन सबका मोमेंट मिला दिया जाए तो इस सब्सटेंस के अंदर नेट मोमेंट रहता है जीरो, है कि नहीं। कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। तो अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, है ना, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में जैसा हमने देखे कि अकॉर्डिंग टू थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ये सभी का हम लोग एडिशन कितना मान सकते हैं? जीरो मान सकते हैं, ठीक है, वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के हर एक एटम के ऊपर छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, मतलब हर एक एटम किसकी तरह काम करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करेगा, ठीक है। और सभी का मिला के नेट मोमेंट कितना है? नेट मोमेंट जीरो है। मतलब अभी मैग्नेटाइज हुआ है क्या? ये मैग्नेटाइज नहीं हुआ है। अपने आप ही कैसे मैग्नेटाइज होगा? अभी इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब मैग्नेटाइज होगा। तो चलो अभी इसको रखते हैं, ठीक है। तो अभी इस सब्सटेंस को हमने, ये देखो बड़े बड़े एरो से दिखाया मैंने, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। तो जैसे ही आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो तो क्या होगा? देखो, एक एटम कंसीडर करो, कोई भी एक एटम, ठीक है ना। ये है बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
और ये एक एटम कंसीडर करो, हर एक एटम के ऊपर मोमेंट है, हर एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ना, ऐसा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है ये। और हमने अभी देखा था, लास्ट यूनिट में भी देखा था और अभी भी देखा कि कोई भी मैग्नेटिक डाइपोल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क आएगा और वो टॉर्क की वजह से रोटेट होगा। कब तक रोटेट होगा? जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल नहीं आ जाता, बराबर है कि नहीं? तो ये जो सभी एटम्स है वो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद रोटेट होंगे और ऐसे रोटेट होंगे कि सभी का मैग्नेटिक मोमेंट किसके साथ पैरेलल में आए? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में आए। अभी देखो सबकी डायरेक्शन एक तरफ जा रही है, मतलब अभी इसके अंदर क्या आया? नेट मोमेंट कुछ तो भी आया, नॉट इक्वल टू जीरो, बराबर है ना? पहले नेट मोमेंट जीरो था, क्यों? क्योंकि कोई इधर कोई उधर कोई उधर, तो सभी का एडिशन जीरो हो गया था। लेकिन अभी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद सभी की डायरेक्शन, सभी जो एटॉमिक, सभी जो छोटे छोटे एटम्स है, एटम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सभी जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है ना, सभी के मोमेंट एक ही दिशा में जाना चालू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टॉर्क आके वो रोटेट होंगे, जैसा अभी बताया। ठीक है, तो इसके अंदर अभी क्या आ जाएगा? नेट मोमेंट आ जाएगा। और नेट मोमेंट आ गया मतलब क्या हो गया? ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, लेकिन मान के चलो अभी मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो फिर से वो जो एटम्स है जो एक मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल आए थे, सभी के मोमेंट फिर से वो रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना, वापस रैंडम डायरेक्शन में हो जाएंगे। और फिर से अंदर का मोमेंट कितना हो जाएगा? फिर से अंदर का मोमेंट हो जाएगा जीरो, मतलब फिर से ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा अपने आप, है कि नहीं? तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिज्म कब तक रहता है? जब तक बाहर का एक्सटर्नल फील्ड है तब तक। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालो तो वापस ये अपने जैसे थे, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, है ना, रैंडम डायरेक्शन में उनके मोमेंट जाएंगे और रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण नेट मोमेंट फिर से जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से रहता है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे बिहेव करते हैं। हर एक एटम जो है पैरामैग्नेटिक का, उसको आप लोग छोटा सा मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर मोमेंट है। क्यों है मोमेंट? क्योंकि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं उसकी वजह से मोमेंट है, और सभी के मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में होने के कारण नेट मोमेंट जीरो रहता। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद सभी के मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल आते हैं और ये क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक अगर समझ में आ गया तो फेरोमैग्नेटिक 2 मिनट में समझ में आएगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों के बीच में सिर्फ एक ही फर्क है कि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटाइजेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, जो उसके अंदर मोमेंट पैदा होता है ना। फेरोमैग्नेटिक में भी देखा जाए तो वही वैसी है ना। ये मान के चलो, ये अभी जैसे मैंने पैरामैग्नेटिक का दिखाया था, तो ये मान के चलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था। तो हर एक जो मॉलिक्यूल है या फिर हर एक एटम जो है पैरामैग्नेटिक का, उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर मोमेंट है, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है हर एक एटम, ठीक है ना। तो फेरोमैग्नेटिक का भी कुछ ऐसा ही है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी हर एक एटम के ऊपर मोमेंट रहता है, ठीक है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के भी हर एक एटम के ऊपर मोमेंट रहता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है? ये पैरामैग्नेट में कैसे हर एक एटम अपना अलग अलग है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? यहां पे जो एटम्स है ना, वो ग्रुप बना के रहते हैं, जिनका मोमेंट सेम डायरेक्शन में है वो सभी एक ग्रुप में आ जाते हैं, है ना। ये देखो, ये एक ग्रुप हो गया जिनका मोमेंट एक डायरेक्शन में। देखो, हर एक एटम के ऊपर मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट। हर एक एटम को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हैं। क्यों आएगा ये भी बहुत बार बता दिया मैंने, क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिवॉल्विंग, तो उनका हर एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ऐड होके होके हर एक एटम के ऊपर मोमेंट आ सकता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक के एटम्स, है ना, इंडिविजुअल रहते, किसी का मोमेंट उधर, किसी का मोमेंट उधर, किसी का इधर। फेरोमैग्नेटिक में भी वैसा ही है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है कि जिनका मोमेंट सेम डायरेक्शन में है
वो सभी एटम्स ग्रुप बना के रहते हैं। ये देखो, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, और इस ग्रुप को बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं? डोमेन्स। तो बस पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों के बीच में बस इतना फर्क है कि पैरामैग्नेटिक में अकेले अकेले रहते हैं एटम्स, है ना, उसका मोमेंट इधर जा रहा, उसका उधर जा रहा, है ना, तीसरे का भी, है ना, ये वाला एटम का भी मोमेंट इधर ही जा रहा है, ये वाले का भी उधर ही जा रहा है, लेकिन वहां पे ग्रुप बना के नहीं रहते हो। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में वैसा नहीं है। फेरोमैग्नेटिक में सभी एटम्स जिनका मोमेंट एक डायरेक्शन में है वो ग्रुप बना के रहते हैं, और इनको बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है ना। तो अभी इंडिविजुअल एटम नहीं निकालेंगे हम लोग, ये डोमेन का पूरा मोमेंट बड़ा सा ये ऐसा जाएगा, ये डोमेन का पूरा मोमेंट ये ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा, ये डोमेन का ऐसा जाएगा। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अप्लाई नहीं करते तो फिर से इसके अंदर नेट मोमेंट कितना है? फिर से नेट मोमेंट कितना है? जीरो। अपने आप ही थोड़ी मैग्नेटाइज होगा कोई भी मटेरियल, है ना। देखो, ये डोमेन का मोमेंट इधर जा रहा, इसका इधर जा रहा, फिर से रैंडमली डायरेक्शन में है, ठीक है ना। कोई डोमेन उधर पॉइंट कर रहा, कोई डोमेन इधर पॉइंट कर रहा, तो फिर से थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फिर से नेट एडिशन कितना हो जाएगा? मोमेंट का जीरो हो जाएगा। मतलब जब तक अभी आपने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखे हो तो नेट मोमेंट कितना है इसका भी फिर से जीरो है, ठीक है ना। लेकिन अभी जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये इतने जल्दी से मैग्नेटाइज होगा पैरामैग्नेटिक के मुकाबले, है ना। क्यों जल्दी से मैग्नेटाइज होगा? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दोनों में फर्क ही क्या है कि पैरा और फेरो दोनों में फर्क क्या है? फेरो वाला जो सब्सटेंस है वो पैरा से कई ज्यादा गुना मैग्नेटाइज हो जाता है। तो क्यों? जैसे इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, अभी ऐसा सोचो ना, एक एक एटम मत सोचो, अभी पूरा का पूरा डोमेन, ये डोमेन में कितने लाखों करोड़ों एटम हो सकते हैं ये वाले डोमेन में, है ना। पैरामैग्नेटिक में बेचारा सिंगल सिंगल एटम आ रहा था, यहां पे सिंगल सिंगल नहीं, ऐसा सोचो पूरा डोमेन का डोमेन आ जाता है ना, ग्रुप का ग्रुप पूरा। कोई भी काम अगर आप करने जाते हो, बड़ा सा काम, तो अकेले करोगे तो बहुत टाइम लगता, लेकिन पूरे ग्रुप के साथ करोगे वही सेम काम तो वो जल्दी हो जाता है। वैसा ही सेम यहां पे जब आप इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो पूरा का पूरा डोमेन जब पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, है ना, ये डोमेन पूरा, तो एक डोमेन में तो कई सारे एटम्स हैं, मतलब ये जल्दी से क्या होगा? मैग्नेटाइज होगा। बराबर है। तो समझने के लिए देखो, अभी ये ऐसे आड़े टेढ़े डोमेन निकालने की वजह, चलो 4 डोमेन निकाल लेते हैं। इसका मोमेंट जा रहा है इधर, ये डोमेन्स है, हाँ ये डोमेन्स है, मतलब यहाँ पे ऐसे कई सारे एटम्स होंगे, ये देखो कई सारे एटम्स होंगे, लाइक दिस, ठीक है ना। तो एटम्स नहीं निकाल रहे, अभी हम लोग डोमेन की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में डोमेन्स रहते हैं, तो 4 डोमेन्स निकाल लिए हमने। देखो, इसका इधर जा रहा, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। और नेट मोमेंट कितना रहेगा इसके भी अंदर? जीरो। जब तक आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते तब तक नेट मोमेंट कितना रहेगा? जीरो। और जैसे ही अभी आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो डोमेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है उसका साइज बढ़ना चालू हो जाएगा, और ये जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डोमेन के डोमेन ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होते जाएंगे। तो डोमेन मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स है, एक साथ 1000 एंड लैक्स ऑफ एटम्स एक साथ आएंगे तो जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आप इस फेरोमैग्नेटिक के ऊपर रखोगे तो ये डोमेन का साइज जो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है उसका बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये क्या होते जाएगा? मैग्नेटाइज होते जाएगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक के मुकाबले जल्दी से मैग्नेटाइज होगा, ठीक है ना। वहां पे तो एक एक एटम आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यहां तो डोमेन का डोमेन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइज होगा जल्दी से। और मान के चलो अभी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा दिए, तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता था? हटाने के बाद तुरंत सभी एटम अपने रैंडम पोजीशन में आ जाते थे, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वापस से इसको रिकवर करने को टाइम लगता है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे और मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दोगे तो फिर से ये इसका स्ट्रक्चर वापस ओरिजिनल की जैसा आने के लिए, मतलब सभी का डोमेन का साइज वापस फिर से नॉर्मल आने के लिए टाइम लगेगा। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखता है,
होल्ड करके रखता है, ये प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए और हटा दिए तो पट से अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी उसको ओरिजिनल में आने के लिए टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड होल्ड करके रखता है। और कभी कभी तो अगर आपने बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, तो सभी जो डोमेन है सभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाते हैं, एक ही डोमेन बचता है फिर, है ना। अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को आपने काफी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो सभी का डोमेन, है ना, जितने भी डोमेन है, अभी समझने के लिए तो हमने यहां पे 4 ही निकाले, लेकिन जितने भी डोमेन होंगे उसके, वो सभी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आ जाते हैं और एक ही डोमेन हो जाता है ऐसा बड़ा वाला, और ये वाला सब्सटेंस बन जाता है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तो भी इसके अंदर का मोमेंट अभी जाएगा नहीं, ये अभी मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये दूसरों को अभी दूसरे सब्सटेंसेस को चिपकाएंगा अभी ये, है ना। ऐसी चीज आपको पैरामैग्नेटिक में नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में रखें और उसके बाद स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस खुद एक क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। क्यों? क्योंकि सभी जो डोमेन्स थे उसके, वो सभी मिलके एक ही डोमेन बनाए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में बन गया, है ना। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा भी दिए तो भी इसका स्ट्रक्चर फिर रिकवर नहीं हो पाता, इसके अंदर का मोमेंट वैसा ही रहता है। और मोमेंट है मतलब मैग्नेट है, जहां पे मोमेंट आया वो मैग्नेट है ना, अपने आप ही मोमेंट आ रहा है। इसको अभी आप मैग्नेटिक फील्ड में रख भी नहीं रहे तो भी मोमेंट आ रहा है उसके अंदर, मतलब अभी क्या बन गया, ये बन गया अभी परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। तो डोमेन थ्योरी के हिसाब से फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ये बड़े डिफरेंसेस है। दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, मान लिया दोनों मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मैग्नेटाइज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कौन सा स्ट्रक्चर देखा जाता है, डोमेन स्ट्रक्चर देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये डोमेन स्ट्रक्चर की वजह से पैरा और फेरो डिफरेंशिएट हो जाते हैं, अदरवाइज दोनों के पीछे का लॉजिक तो सेम ही है। इसके भी एटम के ऊपर मोमेंट है, इसके भी एटम के ऊपर मोमेंट है ना। लेकिन फेरो में जो एटम्स है, जो एटम्स के मोमेंट एक डायरेक्शन में है, वो बस ग्रुप बना के रहते हैं। तो ग्रुप बना के रहने के कारण वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज भी जल्दी से नहीं होते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में देखा जाए तो बस यही फर्क है। तो अज्यूम कर लो कि अगर मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और ये डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर है। तो मैंने एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अभी डोमेन स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक कर सकते हैं, उसको गर्म करके, हीट करके, जितनी ज्यादा हीट करेंगे उसको, उसका डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक होते जाएगा, है ना। तो मान के चलो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया और मैंने इसको हीट करते जा रहा, हीट करते करते एक टेम्परेचर आ गया जहां पे डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, उस टेम्परेचर, है ना। तो उस पॉइंट पे, उस टेम्परेचर पे ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में, बराबर है। और उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या रहेगी डेफिनेशन क्यूरी टेम्परेचर की, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना। फेरोमैग्नेटिक को पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट कर दिए, वो टेम्परेचर मतलब क्यूरी टेम्परेचर। और अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण अंदर क्या होता है, वो डोमेन स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने लगता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पूरा स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोनों के बीच में फर्क था ही क्या, दोनों के बीच में सिर्फ डोमेन का ही तो फर्क था, है ना। डोमेन स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया तो फेरो क्या और पैरा क्या, सेम ही है, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी देखनी है शॉर्ट नोट के लिए, अभी रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुई है, तो मेरे ख्याल से मतलब एक दो साल पहले ये ऐड हुआ है,
तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं, नया टॉपिक है तो हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। हिस्टेरेसिस किसकी प्रॉपर्टी है? फेरोमैग्नेटिक की। तो ये भी शॉर्ट नोट देख लेते हैं। तो चलो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले लिया हमने, है ना, और उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर रख दिया। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और अज्यूम करो कि ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ आप बदल सकते हैं। मतलब मैग्नेट की स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मतलब H, और सब्सटेंस के अंदर, मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो है B, बताया था मैंने। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो B, लेकिन इसको कितने स्ट्रेंथ के अंदर रखें? दैट इज H। ठीक है, तो अज्यूम करो कि आप H बढ़ाते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, और उसके हिसाब से इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे कम होती है, कैसे कैसे ज्यादा होती है ना। ये बढ़ाते गए तो ये भी बढ़ती है क्या? सेम डायरेक्शन में बढ़ती है क्या? इसको तुरंत बढ़ाए तो ये तुरंत बढ़ती है क्या? तो ये चेक करने के लिए जो ग्राफ है उसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस। द ग्राफ बिटवीन B एंड H फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज नोन एज हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो क्या हम लोग वैरी करते जाएंगे? H, और क्या देखते जाएंगे? उसका B। ठीक है, तो चलो जीरो से स्टार्ट करें, बाकी डायग्राम समझ में आएगी धीरे धीरे, पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे लिया है H और वाई एक्सिस पे लिया है B। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है? जैसे जैसे आप H जीरो से बढ़ाते जाते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो H बढ़ रहा है, वैसे वैसे B भी बढ़ते जाता है। ये देखो B बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे H बढ़ते जाता है वैसे वैसे B भी बढ़ते जाता है। जाहिर सी बात है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो वो मैग्नेटाइज तो होगा ही, और जितना ज्यादा आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डालोगे उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो वो मैग्नेटाइज होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, लेकिन एक पॉइंट आता कि उसके बाद आप कितना भी H बढ़ाओ, आप कितना भी H बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट है कि नहीं, उसकी भी कुछ लिमिट है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, दैट इज ओके, लेकिन उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखने की मैक्सिमम कैपेसिटी है। कितना भी देंगे उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और वो पकड़ के रखेगा, ऐसा थोड़ी है ना, उसकी भी कैपेसिटी है। तो पॉइंट ए पे वो क्या हो जाता है? सैचुरेट हो जाता है ना। सैचुरेट हो गया मतलब इसके बाद आप कितना भी H बढ़ाओ, देखो ये वाला पॉइंट है ना, यहां तक आप H बढ़ाते गए तो B भी बढ़ते गया, लेकिन इसके बाद H कितना भी बढ़ाओ ये B कांस्टेंट रहेगा, ये देखो कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हो गया? यहां पे सैचुरेट। ठीक है, तो अभी इधर बढ़ा के फायदा नहीं, तो चलो H अभी इस पॉइंट से कम करना चालू करते हैं। ठीक है ना, यहां तक आने के बाद H अभी हम लोग वापस कम करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आ गए, जैसे यहां से यहां तक आ गए थे। ठीक है, यहां से यहां तक आ गए थे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। ठीक है, अभी इस पॉइंट पे आने के बाद H हम लोग डिक्रीज करना चालू करते हैं। चलो डिक्रीज करना चालू करते हैं, टाइम टाइम डिक्रीज करना चालू करेंगे तो उसके अंदर की जो B है मैग्नेटिक फील्ड वो भी कम कम होते जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से जहां से बड़ी थी उसी हिसाब से कम नहीं होगी। ठीक है ना, फेरोमैग्नेटिक है, उसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के रखना। ठीक है ना, तो आप भले ही H कम कम करते जा रहे हैं, यहां से भले ही H कम कम करते जा रहे हैं, लेकिन ये धीरे 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 मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, है ना, एकदम ऐसे कम नहीं हो रही। देखो जैसे ये बड़ी थी, ऐसे फट से बड़ी थी, उसी प्रकार से ये फट से जीरो की तरफ नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है जीरो की तरफ, है ना, धीरे धीरे जा रही है। ये देखो आप जो H है कम करते जा रहे हैं और ये B ऐसा कम होते जा रहा जा रहा जा रहा। H आपने जीरो कर दिए, ऐसा H कम कर करके आपने H जीरो कर दिए यहां पे, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जीरो नहीं हुआ, है ना। क्यों? क्योंकि फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखता है, बराबर है कि नहीं। पैरामैग्नेटिक रहा तो क्या होता है? बाहर की मैग्नेटिक फील्ड हटा दो,
उसके अंदर की भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। देखो एक्सपेरिमेंटली देखो, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड आपने H जीरो कर दी है, फिर भी उसके अंदर ये देखो इतनी मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर प्रेजेंट है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेन करा उसने, है ना। आपने उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे, फिर बाहर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते गए, स्ट्रेंथ बढ़ाते गए, ठीक है ना। तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आया, फिर बाहर की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो भी कर दिए, लेकिन इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड अभी जीरो होने का नाम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि उसकी रिटेन कर दिया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के रखा, रिटेन किया। तो इसको बोलते हम लोग रिटेंटिविटी। तो कैसे डिफाइन करेंगे रिटेंटिविटी को? द वैल्यू ऑफ बी, द वैल्यू ऑफ बी, या फिर बी का पूरा नाम भी लिख सकते हैं। क्या है बी? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस व्हेन एक्सटर्नल H इज जीरो। व्हेन एक्सटर्नल H इज जीरो इज नोन एज रिटेंटिविटी, है ना। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर की, आप बाहर के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जीरो भी कर दो, तो भी उसने मैग्नेटिक फील्ड जो पकड़ के रखी है उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंटिविटी। ये देखो इतनी वैल्यू उसके अंदर अभी भी है कि नहीं? तो क्या हो गया ये? रिटेंटिविटी। द वैल्यू ऑफ बी व्हेन H इज जीरो इज नोन एज रिटेंटिविटी। चलो ठीक है, H जीरो हो गया यहां पे। अभी फिर से H को निगेटिव करना चालू करते हैं, ठीक है ना। H को निगेटिव डायरेक्शन में लेके जाते हैं, तो ये B भी कम कर रहे हैं आप लोग, है ना। जैसे जैसे H कम करते जाओगे वैसे वैसे B भी कम होते जाएगा। तो अभी करते करते मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हो गई। देखो ये पॉइंट C पे देखो, B की वैल्यू जीरो हो गई, लेकिन ये जीरो करने के लिए आपको ये इतना H माइनस करना पड़ा, बराबर है कि नहीं। H जीरो करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर की जीरो हुई क्या? नहीं, H आपको निगेटिव करना पड़ा। तो सर्टन ये इतना निगेटिव करना पड़ा, तो जाके उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड यहां पे जीरो हुई, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कोएर्सिविटी, है ना। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट C। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुई, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का B जीरो हो गया, लेकिन वो जीरो करने के लिए मुझको क्या करना पड़ा? मुझको निगेटिव डायरेक्शन का H लगाना पड़ा, है ना। देखो ये इतना H लगाना पड़ा निगेटिव डायरेक्शन में। तो कैसे डिफाइन करेंगे कोएर्सिविटी? मतलब द निगेटिव वैल्यू ऑफ H, द निगेटिव वैल्यू ऑफ H, निगेटिव वैल्यू ऑफ H एट विच B बिकम्स जीरो, उसको बोलेंगे कोएर्सिविटी, ठीक है। फिर इस पॉइंट के बाद फिर से आप इसको H को कम करते जाओ, तो फिर से ये B इधर सैचुरेट, जैसा इधर सैचुरेट हुआ था वैसा इधर निगेटिव डायरेक्शन में भी सैचुरेट होगा, है ना। फिर से यहां से बढ़ाते जाओ तो इधर फिर से रिटेंटिविटी मिलेगी, फिर से कोएर्सिविटी, और ये आपको वापस वैसा का वैसा फिर से मिलते जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टैरिसीस कर्व। सिंपल। तो ये पेजेस पढ़ लेना बराबर से, सभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी।